अगर आप यूरोप घूमना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही है। आप एक शेंगेन वीज़ा पर पूरा यूरोप घूम सकते हैं। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी किसी एक कंट्री का वीज़ा लेने पर आप यूरोप की 25 से ज़्यादा कंट्रीज में घूम सकते हैं। हेलो नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निशा चौहान और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर शेंगेन वीज़ा होता क्या है, इसका नाम शेंगेन क्यों पड़ा और ये यूरोप की कितनी कंट्रीज में कवर करता है। अगर हम यूरोप की किसी एक कंट्री का शेंगेन वीज़ा लेते हैं तो हम कितनी कंट्रीज में घूम सकते हैं, कितने टाइप्स का होता है ये वीज़ा, वो भी जानेंगे। और साथ ही जो मेन टॉपिक है कि आप जो है इंडिया से जर्मनी जो है टूरिस्ट वीज़ा पर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जर्मनी में रहती हूँ, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आई हूँ, विजिट पे आई हूँ, डिपेंडेंट वीज़ा पे आई हूँ। तो इन वीज़ा का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे पास है, वो मैं शेयर करूँगी। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और या पुराने ही हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरे नाम के आगे लिखा दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उस पर जाके बस क्लिक कर दें और प्रेस द बेल आइकन। साइड में एक बेल दिख रही होगी, उसको प्रेस कर दें ताकि अगले कोई भी मेरा वीडियो आया वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाए। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करूं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये शेंगेन वीज़ा आखिर होता क्या है। शेंगेन वीज़ा लेने पर आप यूरोप की 25 से ज़्यादा कंट्रीज घूम सकते हैं। जी चलिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि आप कौन कौन सी कंट्रीज घूम सकते हैं। देखिए, तो देखा आपने, आप एक शेंगेन वीज़ा पर ऑलमोस्ट पूरा यूरोप घूम सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। बात करते हैं कि जो शेंगेन वीज़ा है वो कितने टाइप्स का होता है। जो शेंगेन वीज़ा है वो शॉर्ट टर्म वीज़ा भी होता है और लॉन्ग टर्म वीज़ा भी होता है। आप किसी भी वीज़ा पर अगर आप जर्मनी, फ्रांस, जो भी शेंगेन कंट्रीज़ हैं वहाँ आते हैं तो आप ऑलमोस्ट यूरोप जो है घूम सकते हैं। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आएंगे तभी आप जो और कंट्रीज घूम सकते हैं। आप किसी भी वीज़ा पर अगर आप इन कंट्रीज़ में एंटर करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो बिजनेस वीज़ा हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो कोई भी XYZ वीज़ा हो, वो मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप्स के वीज़ा होते हैं। क्योंकि अगर मैंने यहाँ बताना शुरू कर दिया तो वीडियो जो है बहुत लंबा जाएगा और अगले वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि कितने टाइप्स के वीज़ा होते हैं और कैसे आप कितने टाइप के वीज़ा के थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं। तो आप कितने भी टाइप के वीज़ा अगर आपका लग जाता है तो आप यहाँ वो शेंगेन वीज़ा में ही आएगा और आप उसके थ्रू ऑलमोस्ट पूरा यूरोप जो है घूम सकते हैं। चलिए अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आखिर शेंगेन वीज़ा का नाम शेंगेन कैसे पड़ा। शेंगेन नाम एक छोटे से वाइन मेकिंग टाउन जो कि लग्जमबर्ग के ईस्टर्न साउथ में पड़ता था, वहाँ पर जर्मनी, फ्रांस और भी जो यूरोपियन कंट्री हैं उन्होंने शेंगेन एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसमें जो शेंगेन बाउंड्री हुई, जिसके अंदर जो कंट्रीज आती हैं जिसमें आप एक वीज़ा के थ्रू घूम सकते हैं, उसके बाद से इसको शेंगेन वीज़ा कहा जाने लगा। और आप कौन कौन सी कंट्रीज से अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। और हाँ, स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा और देखिएगा कि आप एक शेंगेन, एक टूरिस्ट वीज़ा पर आप कितनी सारी जो कंट्रीज हैं यूरोप की घूम सकते हैं। अगर आप इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा यानी कि शेंगेन वीज़ा जो है जर्मनी आने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप BFS से ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वीज़ा फैसिलिटी सर्विस। तो वहीं से ही आपका जो भी शॉर्ट टर्म वीज़ा होते हैं वो वहीं से ही लगते हैं। BFS का काम क्या होता है कि एक वीज़ा फीस चार्ज करते हैं और आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एम्बेसी तक पहुंचाते हैं। आपको एम्बेसी में जाकर शॉर्ट टर्म वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आप एम्बेसी में शॉर्ट टर्म वीज़ा ले सकते हैं। और ऑलमोस्ट जो शेंगेन वीज़ा है, जो अदर कंट्री, चाहे आप फ्रांस का लें, चाहे इटली का लें, चाहे स्विट्ज़रलैंड का लें, चाहे जर्मनी का लें, ऑलमोस्ट सारे जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट जो फीस होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब सेम होता है। जर्मनी का वीज़ा मैंने लिया है तो मैं जर्मनी के ही बारे में आपको बता रही हूँ कि आप जर्मनी कैसे आ सकते हैं। जर्मनी के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आप BFS से अप्लाई कर सकते हैं। BFS सेंटर इंडिया में कहाँ किन किन सिटीज़ में है वो मैं आपको बता दूँ। ये BFS के सेंटर हैं और यहाँ से आप जर्मनी के लिए जो वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ की जो नियर सिटी है, जो नियर जगह जो BFS ऑफिस है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे bfsglobal.com की वेबसाइट पर। पहले वहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ से वीज़ा ले रहे हैं। जैसे कि आप इंडिया से वीज़ा ले रहे हैं तो आपको इंडिया डालना है, और आप कहाँ के लिए वीज़ा ले रहे हैं। जैसे कि जर्मनी के लिए, हम जर्मनी के लिए बात कर रहे हैं तो जर्मनी के लिए आप वीज़ा ले रहे हैं तो आप वहाँ पे जर्मनी सेलेक्ट करेंगे।
फिर ऑप्शन आएगा क्लिक मी टू द वेबसाइट, तो आप वहां पर क्लिक करेंगे तो वो आपको जर्मनी की जो वीजा वेबसाइट है वहां पर लेके जाएगा। यहाँ पर आप वीजा एप्लीकेशन जो है शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर अ वीजा, बुक एन अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, तो वीजा जो फॉर्म है उसको फिल करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो जब आप अप्लाई फॉर अ वीजा पर क्लिक करते हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट 7 स्टेप आ जाते हैं, उन सबको आपको फिल करना है, देखना है और सही सही जो जानकारी है वो देना है। तो सबसे पहले जो आता है आइडेंटिटी फॉर वीजा, आप कौन सा वीजा ले रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म ले रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म पर क्लिक करना है। और जो शॉर्ट टर्म वीजा होता है मैं आपको बता दूं वो 90 डेज का वीजा होता है। तो आप जैसे कि टूरिस्ट वीजा ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म वीजा पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद आता है बिगिन योर एप्लीकेशन, तो उसके बाद आप बिगिन योर एप्लीकेशन पर क्लिक करें और जो अपना एप्लीकेशन है वो पूरा फिल करें। उसमें जो कुछ भी पूछा गया है आप सही सही जो जानकारी है उसमें दे दें। आप अपनी तरफ से नाम, एड्रेस, जो कुछ भी मांगा जाता है आप वो पूरा का पूरा अच्छे से फिल कर ले। लैंग्वेज आप जर्मनी के लिए कर रहे हैं तो अगर आपको जर्मन आती है तो आप जर्मन में भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इंग्लिश में फिल करिए। तो थर्ड ऑप्शन आता है बुक इन अपॉइंटमेंट बीएफएस के लिए, तो जो भी आपका नियर सेंटर पड़ता है बीएफएस का वहां पे आप अपॉइंटमेंट अपना बुक करिए। और हाँ, अगर आपको स्लॉट ना मिले वहां पर कोई स्लॉट आपको जब आप क्लिक करते हो कोई स्लॉट ना दिखे तो डरिएगा मत। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि इतनी भीड़ होती है, इतने सारे फॉर्म्स होते हैं कि उन लोगों के पास जो स्लॉट है, जो अपॉइंटमेंट स्लॉट है उनके पास नहीं होता है। तो अपॉइंटमेंट स्लॉट जो है वो आप चेक करते रहिए, आपको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट स्लॉट जो है मिल जाएगी। जैसे ही खाली होगा वो उसमें डाल देंगे और आप जो अपॉइंटमेंट है जल्दी से ले लेंगे। लेकिन फिर ऑप्शन आता है वीजा फीस का, तो वीजा फीस जो है वो 7,200 है। आप चेक कर सकते हैं, वैसे 7,200 है, मैं अपडेटेड ही बता रही हूँ। तो उसमें क्या है कि आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, नहीं तो जब आपकी अपॉइंटमेंट हो उस दिन भी आप वहां पर भी वीजा फीस जो है अपनी वहां पर भी दे सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है विजिट अ वीजा एप्लीकेशन सेंटर। वहां पर जब आप सारा प्रोसेस ये कर देते हैं ऊपर, उसके बाद जो है आप वीजा जो बीएफएस है आपके नियर, वहां पर अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है तो वहां पर आपको अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर जाकर आपको सबमिट करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जब अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप बीएफएस ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जब आप बीएफएस ऑफिस में जाएंगे तो सबसे पहला जो लेटर है आपके पास होना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर, क्योंकि उसी लेटर के थ्रू ही आपको एंट्री मिलेगी। अच्छा होगा कि आप प्रिंट आउट जो है अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट आउट लेकर जाएं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपने टूरिस्ट वीजा के लिए इंडिया से जर्मनी आने के लिए जो पूरी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फिल की थी, उस पूरी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आप साथ में वीजा ऑफिस लेके जाइए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना करंट पासपोर्ट जरूर लेके जाइए जो कि 3 या 6 महीने की उसकी वैलिडिटी हो। और अगर आपके पास कोई आपका पुराना पासपोर्ट भी है वो भी आप सेफर साइड ले जा सकते हैं। पासपोर्ट तो आपको लेके ही जाना है और साथ ही पासपोर्ट में अगर आपके कोई पहले वीजा लगे हुए हैं उसका प्रिंट आउट मतलब उसकी फोटोकॉपी भी निकलवा के लेके जाइए। और साथ ही पासपोर्ट के आगे के 2 पेज और जो पीछे के 2 पेज जहां पर एड्रेस और नाम पता होता है वो उसका भी प्रिंट आउट जो है निकलवा कर लेके जाइए साथ में, वो भी लेते हैं वो लोग। आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कवर लेटर। कवर लेटर आपको बहुत अच्छे से लिखना है, आपको ऊपर सब्जेक्ट डालना है और साथ ही उस कवर लेटर पे आपको सब कुछ लिखना है कि आप टूरिस्ट वीजा पर जर्मनी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपके क्या क्या प्लान्स हैं, आपको कहाँ कहाँ घूमना है, आप कहाँ रुक रहे हैं और साथ ही आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। आप कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं और साथ ही एक एंड में डाल दीजिएगा अगर कोई और नीड हो तो वो आपसे पूछ ले, अपना नंबर एड्रेस भी वहां पर डाल दीजिए। तो कुछ इस तरह का पूरा कवर लेटर, मतलब आपका जो पूरा ट्रैवल के प्लान्स हो वो सब आपको उस कवर लेटर में बिल्कुल अच्छे से लिख के रखने हैं, वो कवर लेटर आपको लेके जाना है। अगर आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट भी देनी होती है। अब सवाल ये उठता है कि आपका वीजा लगा नहीं है, आपने फ्लाइट टिकट तो की ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी आइडिया नहीं है कि आप 90 डेज में कितना दिन रुक रहे हैं, कितना दिन नहीं रुक रहे हैं, वीजा कब लगेगा, इसलिए आपने टिकट जो है वो बुक नहीं की है। तो डरने वाली बात नहीं है। जब भी आप बीएफएस ऑफिस में जाते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, पर एक कैफे होता है और वो वहाँ के लोग भी आपको जानकारी दे देते हैं और कैफे होता है, तो वहां से भी आप पीएनआर कंफर्म जो टिकट है उसकी
कॉपी जो है आप ले सकते हैं और वहाँ पे जमा कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। ये इजीली ऑनलाइन भी बन जाता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन साइट दे दूंगी जहाँ से आप ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है ले सकते हैं। ये आराम से 900 से 1000 रुपए में आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ इसमें 30,000 यूरो तक का कवर होना चाहिए इंश्योरेंस। फिर आता है एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड में होता है, आप आधार कार्ड की कॉपी लेके जाइए। और फिर आता है सोशल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लेके जाइए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाइए, एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी अपनी 10th और 12th की मार्कशीट जरूर लेके जाइए, और आपकी जो आखिरी डिग्री है वो भी लेके जाइए, उसकी भी कॉपी लेके जाइए सेफर साइड। और हाँ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाइए, जिसमें 70-80 आपका जो फेस हो, कवर हो, उसको बायोमेट्रिक फोटो भी बोलते हैं। वो आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, वो आप उससे बोलिए कि आपको पासपोर्ट साइज वीजा के लिए फोटो चाहिए जिसमें 70-80 कवर होता है, तो वो आपको बायोमेट्रिक फोटो लेके दे देंगे। तो 2 फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी ही है। और हाँ उसके बाद आता है होटल एंड एकोमोडेशन बुकिंग। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं तो आप वहां पर कहाँ रुक रहे हैं, आप होटल ले रहे हैं या कोई रेंट होम ले रहे हैं, जहां भी रुक रहे हैं वहां का आपके पास बुकिंग आईडी होनी चाहिए। वो बुकिंग आईडी के आप प्रिंट आउट लेके जाएं। वहां पर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 3 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसके भी प्रिंट आउट लेके जानी है, वो भी दिखाना है। तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं किसी कंपनी में तो आपके पास लीव लेटर भी होना चाहिए कि आपको उस कंपनी से कब तक छुट्टी दी गई है, और उनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो वो लीव एप्लीकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। तो वो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो। फिर आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देते हैं। और साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको अपने कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी से ये सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर आप जॉब भी नहीं करते हैं, स्टूडेंट भी नहीं है, तो फिर इस डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, उसका भी प्रिंट आउट लेके जाइए। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई आपकी कंपनी है, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो वो आप अपने सारे जो पेपर्स हैं वो ज़रूर लेके जाए। हाँ बैंक स्टेटमेंट जैसे कि मैंने बताया, तो जो स्टैम्प बैंक स्टेटमेंट है वो आप उसका प्रिंट आउट लेके जाइए। जो पासबुक है वो नहीं लेते। और अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपकी पेंशन, जो लास्ट 3 मंथ की जो पेंशन है उसकी स्लिप लेके जाइए। और साथ ही आपका कोई और सोर्स है जहां से इनकम आ रही है, जैसे प्रॉपर्टी या रेंट से जो भी इनकम आ रही है, तो वो पेपर्स भी जो है वो लेके जाइए लास्ट 3 मंथ के। अब सवाल आता है हाउ मच बैंक बैलेंस इज रिक्वायर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जर्मनी के लिए टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं तो एक दिन के हिसाब से आपके पास 4 से 5 हज़ार रुपये होना चाहिए। आई मीन 45-50 जो यूरो है आपके पास आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो आप लगा लीजिए हिसाब कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो कितना आपके पास जो बैलेंस है वो होना चाहिए। तो एक दिन का खर्चा जो है 4 से 5 हज़ार रुपये आता है। तो वहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सबके प्रिंट आउट लेके जाने हैं, और हाँ ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है और प्रिंट आउट भी साथ में लेके जाने हैं। प्रिंट आउट जो है वो अपने पास रख लेंगे और ओरिजिनल से चेक करेंगे, ओरिजिनल देखने के बाद वो प्रिंट आउट ले लेंगे, ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे। और हाँ जो पासपोर्ट ओरिजिनल होगा वो अपने पास रख लेंगे ताकि वो वीजा स्टैंप लगा के आपको दे सके। और कोई डॉक्यूमेंट कम होगा तो वो आपसे बोलेंगे कि आप इसको 1-2 दिन में इस डॉक्यूमेंट को लाके दे दीजिए। तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई डॉक्यूमेंट कम होगा तो वो आपको बता देंगे, तो आप उस डॉक्यूमेंट को 1-2 दिन में सबमिट कर सकते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने दिल्ली से ही टूरिस्ट वीज़ा जो है अप्लाई किया था। तो दिल्ली में जो BFS ऑफिस है, मेट्रो के जस्ट पास है, तो दिल्ली में जो BFS ऑफिस है वहाँ पर मैं गई थी। और वहाँ पर एंटर होते ही सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो मांगते हैं, तो उसको दिखाना है, फिर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो जब आप वहाँ पर एंटर करते हैं तो बहुत सारे काउंटर्स होते हैं वहाँ पे, मतलब हर कंट्री का काउंटर होता है। तो आपको देखना है कि आपने किस कंट्री के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आपने जर्मनी के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पे लिखा होता है जर्मनी, तो आपको उस काउंटर पे जाना है। वहाँ पर वो आपको एक टोकन देंगे और टोकन लेके आपको वेट करना है जब तक आपका उस टोकन का जो नंबर है वो स्क्रीन पे शो होता है। तो जब तक आपका टोकन नंबर स्क्रीन पे शो ना हो, और वो नेम भी अनाउंस करते हैं, नंबर भी अनाउंस करते हैं, तो वो भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। तो वो टोकन लेके आपको वेट करना है। बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग अपना टोकन लेके बैठे होते हैं। तो आपका नंबर आए तो आप वहाँ उस काउंटर पे जाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं, सब कुछ दिखाएं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगी। वो आपसे बोलेंगे कि आप इसको, जो ये डॉक्यूमेंट है कम है, आप इसको 1-2 दिन में सबमिट करें। यहाँ पर कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू होता होगा, क्या पूछते क्या नहीं, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता है शॉर्ट वीज़ा में। यहाँ पर सिर्फ इतना नॉर्मल पूछ लेते हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान्स है आपके, बस। वो भी कोई
सब नहीं। वहाँ पे आपको BFS जो ग्लोबल सर्विस है उसकी फीस भी देनी होती है, करीब 2900 फीस जो है उसकी लगती है। और जो वीज़ा फीस है वो मैंने आपको बता दी 7200, वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और वीज़ा सर्विसेज जो BFS है और भी कई सारी सर्विसेज देता है, जैसे कि अगर आप वहाँ पे लिखा भी होता है और आपको पूछते भी हैं कि अगर आपका पासपोर्ट है घर तक पहुँचाना है तो उसके लिए रुपए अलग लगते हैं, और भी चीज़ें जो हैं उसके लिए जो भी उनकी सर्विसेज हैं उनके अकॉर्डिंग उनके पैसे भी हैं। तो अगर आप वो सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आप सर्विस नहीं लेना चाहते हैं तो आप जैसे कि पासपोर्ट है, आप खुद आके पासपोर्ट काउंटर पे आके अपना पासपोर्ट जो है कलेक्ट कर सकते हैं बिना किसी फीस के। और सबसे आखिरी जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सबमिट हो जाता है, फिर आता है बायोमेट्रिक। फिर उसके बाद आपको अपना बायोमेट्रिक देना पड़ता है। तो सारा जो प्रोसेस है इसके बाद खत्म हो जाता है। फिर आप वापस अपने घर आ जाइए और वेट करिए। कम से कम 2 हफ्ता मतलब 2 वीक लग जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना भी लग सकता है अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आपको वेट करना होता है, आपके पास मेल आएगा, और अगर आपका जो वीज़ा है लग जाएगा तो आपके पास 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में मेल आ जाएगा। आपको फिर वो पासपोर्ट जो है कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा, स्टैम्प पासपोर्ट। तो वो भी आप BFS जाएं, वहाँ पर पासपोर्ट कलेक्शन होता है, वहाँ पे आप जाके अपना पासपोर्ट जो है अपना मेल दिखा के कलेक्ट कर सकते हैं। तो बस लग गया आपका वीज़ा। बहुत ही आसान है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि वीज़ा ना लगे। ऑलमोस्ट जो ये वीज़ा होते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा होते हैं, जैसे जर्मनी के लिए या किसी और कंट्री, यूरोपियन कंट्री के लिए लग जाते हैं अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका सारा प्रोसेस सही है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वीज़ा जो है आसानी से लग सकता है। लेकिन हाँ, जब हम पहली बार यूरोप जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिट या किसी भी वीज़ा पे, तो हम थोड़ा नर्वस होते हैं। तो हम सोचते हैं किसी कंसल्टेंट से कोई सर्विस ले लें, उनको पैसे से कोई सर्विस ले लें ताकि कोई हमारा वीज़ा जो है लगवा के दे दे। ऐसा मत करिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, और जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। जैसे मैंने बताया, आप इजीली, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इजीली आपका जो वीज़ा है वो लग सकता है। तो ऐसे पैसे देके सर्विस लेने का कोई फायदा नहीं है। तो एट द एंड मैं आपको बता दूं कि जर्मनी आने के लिए कौन कौन से वीज़ा लग सकते हैं, आप किस किस वीज़ा से आ सकते हैं, कितने सारे वीज़ा के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हैं, विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं, फैमिली यूनियन वीज़ा पे आ सकते हैं, और साथ ही स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट एप्लीकेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। यानी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिली है उसके बाद भी आप यहाँ पर आकर अपनी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, तो ये एप्लीकेंट वीज़ा होता है। उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी मिल गई है, आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं डायरेक्ट, तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं, जॉब वीज़ा पे आ सकते हैं, और जॉब सर्च वीज़ा पे आ सकते हैं यहाँ पर। साथ ही बिजनेस वीज़ा पे आ सकते हैं, मेडिकल वीज़ा पे आ सकते हैं, रिसर्च वीज़ा पे आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीज़ा हैं, वीज़ा के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे वीज़ा टाइप हैं जिससे आप जर्मनी में आ सकते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करती जाऊंगी। तो ये टूरिस्ट वीज़ा का मेरा एक्सपीरियंस था, एंड आई होप आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है और वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, शेंगन वीज़ा के बारे में, आप कैसे आ सकते हैं, सब कुछ पता चल गया होगा। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और साथ ही आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक और बार प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोटिवेशन मिले और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।